अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ ज़ाफ़रान साजिद। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आप सबका वेलकम करता हूँ। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम MTH 501 के लेक्चर नंबर 36 और लेक्चर नंबर 37 की बात करेंगे। इन दोनों लेक्चर्स में बेसिकली हमने आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर्स का जो सेगमेंट रिसेंटली हमने कवर किया है, उस सेगमेंट की हमने रिवीजन करनी है। और उस सेगमेंट में हमें पता है कि लेक्चर नंबर 28 से लेक्चर नंबर 35 तक ये जो 8 लेक्चर्स हैं, ये सारे उस सेगमेंट के अंदर शामिल हैं। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हमने बेसिकली इन 8 लेक्चर्स की रिवीजन करनी है, ताकि आपके लेक्चर नंबर 36 और 37 जो है वो कवर हो जाए। बेसिकली स्टूडेंट, मैंने इन 8 लेक्चर्स के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं या इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स हैं, उनको मैंने हाईलाइट किया हुआ है। जस्ट मैं आपको आज के इस वीडियो लेक्चर में उनको दिखाऊंगा और आपको बताऊंगा कि भाई ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो कि आपके फाइनल एग्ज़ाम में आ सकती हैं, और साथ साथ आपको जो कमिंग क्विज़ होगा इसी महीने के अंदर, उसमें भी ये चीज़ें आ सकती हैं, आपसे पूछी जा सकती हैं। ओके स्टूडेंट, सबसे पहले तो मैं लेक्चर नंबर 28 से स्टार्ट करता हूँ। लेक्चर नंबर 28 को मैं ओपन कर लेता हूँ। ये हमारे पास लेक्चर नंबर 28 है। आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर्स से यहाँ से हमने स्टार्ट लेना है। ठीक है, मैंने जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स से स्टूडेंट वो मैंने हाईलाइट कर दिए हैं। सबसे पहले तो आपको फिक्स पॉइंट का पता होना चाहिए, इसकी डेफिनेशन का पता होना चाहिए, और हर स्क्वायर मैट्रिक्स का कम से कम एक फिक्स पॉइंट लाजमी होता है। ये सारे छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास ये जो सेट ऑफ फिक्स पॉइंट्स होते हैं ऑफ एन n प्लस n मैट्रिक्स, ये बेसिकली सब स्पेस होती है Rn की। ये बातें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे थ्योरम नंबर 1 है। थ्योरम नंबर 1 की जो स्टेटमेंट है स्टूडेंट, इसको आपने सही तरह से करना है। ठीक है, ताकि आपका जो अगर ऑब्जेक्टिव यहाँ से बने तो आपको वो क्लियर हो जाए। उसके बाद हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 1 है। आपसे पूछा गया है कि हमारे पास यहाँ पे ये दो मैट्रिक्स गिवन है पार्ट ए और पार्ट बी में, क्या इनके ट्रिवियल फिक्स पॉइंट है या नॉन ट्रिवियल फिक्स पॉइंट है। तो यहाँ हमारे पास थ्योरम नंबर 1 को हमने यूज़ करना है, और हमने यहाँ पर बताना है कि क्या इनकी जो फिक्स पॉइंट हमें मिलेंगे वो ट्रिवियल है या नॉन ट्रिवियल है। अगर हमारे पास जो डिटर्मिनेंट है i माइनस ए मैट्रिक्स का, अगर वो इक्वल टू जो है ना वो 0 आ जाता है, तो उस केस में हमारे पास जो फिक्स पॉइंट होंगे वो जो है ना वो नॉन ट्रिवियल होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ i माइनस ए इक्वल टू 0 आ गया, तो मतलब अगर C स्टेटमेंट होल्ड करती है तो फिर A स्टेटमेंट भी होल्ड करेगी। मतलब हमारे पास जो A मैट्रिक्स है उसके नॉन ट्रिवियल फिक्स पॉइंट होंगे। अगर इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट डज नॉट इक्वल टू 0 आता है, तो उस केस में जो फिक्स पॉइंट होंगे वो ट्रिवियल फिक्स पॉइंट होंगे। ये थ्योरम की स्टेटमेंट से हमने डिडक्ट किया है। तो ये दोनों जो हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 1 है, जिसके दो पार्ट्स हैं, दोनों अपने करने हैं स्टूडेंट। उसके बाद नीचे आते हैं, यहाँ पर आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर्स की जो डेफिनेशन है इसको आपने सही तरह से करना है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 2 है। यहाँ पर जो है ना वो बेसिकली ए मैट्रिक्स गिवन है, यू गिवन है, वी गिवन है, और आपसे कहा गया है कि क्या यू और वी जो है क्या आइगन वेक्टर्स हैं ए के। तो यहाँ पर हमने चेक करना है, ये आइगन वैल्यू की जो डेफिनेशन है उसी को हमने यूज़ करना है, तो हमें पता चल जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 3 भी ऐसे ही करनी है, शो दैट 7 इज़ एन आइगन वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, इस मेथड को मैंने अपने जो वीडियो लेक्चर था लेक्चर नंबर 28, उसमें मैंने डिटेल के साथ आपको बताया हुआ था। अगर यहाँ से समझ नहीं आती तो स्टूडेंट आप वहाँ से भी उस लेक्चर नंबर 28 को ओपन करके देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट यहाँ पर आइगन स्पेस क्या होती है। ठीक है, इसके बारे में भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, जितनी भी आइगन वैल्यूज़ होती हैं वो सारी जो है ना लेट मी चेक द सेट ऑफ ऑल सॉल्यूशंस ऑफ a माइनस लेमडा i into x इक्वल टू 0 इज जस्ट द नल स्पेस ऑफ द मैट्रिक्स a माइनस लेमडा i। ओके, ये छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं स्टूडेंट, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इनको मैं जो पॉइंट्स यहाँ पे रह गए हैं उनको भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये पॉइंट्स भी आपके ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं। ओके, और आइगन स्पेस क्या होती है बेसिकली। सो दिस सेट इज द सबस्पेस ऑफ Rn एंड इज कॉल्ड द आइगन स्पेस ऑफ ए करस्पॉन्डिंग टू लेमडा। तो लेमडा के करस्पॉन्डिंग जितने भी आइगन वेक्टर्स मिलेंगे, उन आइगन वेक्टर्स को अगर हम इकट्ठा कर देते हैं तो एक स्पेस बनेगी जिससे हम आइगन स्पेस कहते हैं। ओके, आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल नंबर 4 है। इसकी हमने बेसिकली जो आइगन स्पेस है उसकी बेसिस फाइंड करनी है, मैंने सिखाया हुआ है, ज़रा इसको भी आप देख लीजिएगा। उसके बाद हमारे पास ये पॉइंट्स कुछ जो है इंपॉर्टेंट हैं। हमारे पास ये जो इक्वेशन होती है डिटर्मिनेंट ऑफ लेमडा i माइनस ए इक्वल टू 0, इसको हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहते हैं। ये अक्सर पेपर में आई हुई थी, इसको आप देख लीजिएगा ज़रा। उसके बाद हमारे पास ये वाला थ्योरम है, इसकी स्टेटमेंट को भी आपने स्टूडेंट सही तरह से कर लेना है।
उसके बाद आइगन वैल्यूज ऑफ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, कोई भी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो होता है उसकी आइगन वैल्यूज क्या होती हैं, और बेसिकली उसके डायगोनल के ऊपर जो एलिमेंट्स हैं वहाँ से हम डायरेक्ट जो है ना वो फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे मूव करते हैं स्टूडेंट। हमारे पास ये जो थ्योरम है वो क्या कह रहा है कि इफ़ ए इज़ द ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, चाहे वो अपर ट्रायंगुलर हो, लो ट्रायंगुलर हो या डायगोनल हो, तो उस केस में उस मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यूज़ होंगी वो उसके मेन डायगोनल के ऊपर जो एंट्रीज होंगी वही उसकी आइगन वैल्यूज़ होंगी। ठीक है, उसके बाद आइगन वैल्यूज़ ऑफ पावर्स ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है कि मतलब अगर ए एक्स इज इक्वल टू लेमडा एक्स है ना, मतलब ए की आइगन वैल्यू जो है वो लेमडा है, तो ए स्केयर की जो आइगन वैल्यू होगी वो लेमडा स्केयर होगी, यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, आप देख सकते हैं। इसी हवाले से यहाँ पे ये थ्योरम है, इसको आप देख लें। इफ लेमडा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए मैट्रिक्स ए एंड एक्स इज द करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर, and if k is any positive integer then lambda to raise power k is an eigen value of a to raise power k। यहाँ पर k कुछ भी हो सकता है। ठीक है, पॉजिटिव ही होगा k। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर होगा, 1 भी हो सकता है, 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट ये एक थ्योरम है, जिस तरह से हमारे पास एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स थ्योरम था स्टार्ट के लेक्चर्स में, डिफरेंट स्टेटमेंट्स इक्वल थी, ये भी कुछ ऐसा ही है, इसको आप देख लीजिएगा, मैंने आपको लेक्चर्स में बताया हुआ है। ओके, एग्जांपल नंबर 6 क्या 5 जो है इस मैट्रिक्स ए की आइगन वैल्यू है, आप इसकी आइगन वैल्यू फाइंड करें तो आपको पता चल जाएगा। उसके बाद आपने फिर उस थ्योरम को यूज़ करना है कि हमारे पास इफ x इज एन आइगन वेक्टर फॉर a करस्पॉन्डिंग टू लेमडा व्हाट इज a क्यूब x, ये आपने बताना है। ठीक है, एग्जांपल का सॉल्यूशन यहाँ पे मौजूद है, आप इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट लेक्चर नंबर 29 है। लेक्चर नंबर 29 में बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लेमडा इक्वल टू 0, इसको हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पर लेमडा जो है वो आइगन वैल्यू है और जो आई है वो बेसिकली आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। यहाँ पर हमने इस मैट्रिक्स ए की आइगन वैल्यू फाइंड करनी है विद द हेल्प ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ओके, ये मैंने आपको सिखाया हुआ है, बहुत आसान सा स्टूडेंट, इसको जरा आप देख लीजिएगा। एग्जांपल नंबर 2 में भी हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो 3+3 आर्डर का आ गया है, इसकी भी आप आइगन वैल्यूज जो है वो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से फाइंड कर सकते हैं। जो हाई आर्डर के मैट्रिक्स होते हैं उनकी वैल्यूज भी आप विद द हेल्प ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो है वो फाइंड कर सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंथी हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर इस लेक्चर के अंदर भी थोड़ा सा आपको इस हवाले से आइडिया दिया गया है। लेकिन देखिए हमारे पास यहाँ पे जो हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल 2 के अंदर जो मैट्रिक्स है वो 3+3 का है। इसकी जब हमने आइगन वैल्यूज फाइंड किया तो यहाँ पे हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनेगा, जो पोलिनोमियल बनेगा वो हमारे पास डिग्री 2 का होगा, उसके तो इजीली फैक्टर बन जाएंगे। लेकिन अगली एग्जांपल में हम देखेंगे कि हमारे पास जब बड़े आर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन होगा तो उसकी जब हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाएंगे तो हमारे पास बड़े आर्डर का मतलब 3 4 5 आर्डर का जो है ना वो पोलिनोमियल बनेगा, 5 डिग्री का पोलिनोमियल बनेगा। उसको सॉल्व करना, फैक्टराइज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बाय द वे यहाँ पे स्टूडेंट डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज लिखी हैं, बहुत आसान सी हैं, ये आपने जो है ना इंटर लेवल पर भी पढ़ी हुई है, इसको आप देख लीजिएगा। इस यहाँ से भी जो है ना MCQs बनते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 है हमारे पास, इसकी आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स फाइंड करने हैं। आपको पता होना चाहिए कि विद द हेल्प ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हम आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स कैसे फाइंड करते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट यहाँ पर अब वो क्या कह रहा है कि आइगन वैल्यूज ऑफ एन n×n मैट्रिक्स, n×n आर्डर का जो मैट्रिक्स होगा उसकी आइगन वैल्यूज भी हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की मदद से फाइंड कर सकते हैं। यही चीज़ यहाँ पे बताई गई है, लेकिन उसके लिए भी हमें ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। जैसे कि हमारे पास 3×3 आर्डर का मैट्रिक्स है, इसकी जब हमने आइगन वैल्यूज फाइंड की तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारे पास देखें कि ये जो पोलिनोमियल आया है इसकी डिग्री 3 है, लेमडा क्यूब मतलब इस पोलिनोमियल की डिग्री 3 है, लेफ्ट साइड पे जो पोलिनोमियल है। तो इसको सॉल्व करने के लिए फिर हम सिंथेटिक डिवीजन को यूज़ करेंगे ताकि इसके फैक्टर्स बन जाए और यहाँ से हमें लेमडा की वैल्यू मिल जाए। ठीक है, आप देख सकते हैं ये विद द हेल्प ऑफ सिंथेटिक डिवीजन हमने इसकी फैक्टराइजेशन की है। तो ये लेमडा -4 इंटू लेमडा स्केयर -4 लेमडा +1 आ गया। अब ये जो लेमडा स्केयर -4 लेमडा +1 है इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम इसके जो है ना लेमडा की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद ये जो मैट्रिक्स है एग्जाम्पल नंबर 5 में, इसकी भी आपने जो है ना वो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जस्ट बतानी है। तो जस्ट आपने डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लेमडा आई जो है ना उसको आपने फाइंड करना है। तो हमारे पास यहाँ से जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आएगी स्टूडेंट वो ये वाली आ जाएगी, क्योंकि हमारे पास देखें ये 4×4 ऑर्डर का मैट्रिक्स था, तो हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आई है इस मैट्रिक्स की उसकी डिग्री 4 है। तो यहाँ पर अभी हम इसी चीज़ को जो है ना वो जनरलाइज कर देंगे आगे थ्योरम में मैं आपको बताता हूँ। नोट के अंदर क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम द अबव मेंशन्ड एग्जांपल इट कैन बी इजीली ऑब्जर्व दैट इफ a इज एन n×n मैट्रिक्स देन डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लेमडा आई इज अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n। ये वही बात है जो मैंने आपको बता दी है। ठीक है, जितने आर्डर का मैट्रिक्स होगा उतने डिग्री की ही हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिलेगी।
यहाँ पर जो है ना एग्जांपल नंबर 6 में भी आप देख सकते हैं कि द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ द 6 का 6 मैट्रिक्स इज दिस, ठीक है। क्योंकि जब मैट्रिक्स का ऑर्डर 6 क्रॉस 6 है तो उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में जो पॉलिनोमियल आएगा उसकी डिग्री भी 6 ही होगी। तो यहाँ से आप इसकी आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर जब फाइंड करेंगे तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो विद द हेल्प ऑफ जो है ना वो सिंथेटिक डिवीजन या कोई और मेथड अगर यूज़ करना चाहते हैं तो इसको आप फैक्टराइज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, आगे मूव करते हैं। यहाँ पर सिमिलैरिटी की डेफिनेशन बताइए। दो मैट्रिक्स सिमिलर कब होते हैं? लेट A and B be two n-class matrices. A is said to be similar to B if there exists an invertible matrix P such that this condition holds. तो ये डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है स्टूडेंट? छोटी छोटी जो डेफिनेशंस हैं, छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं, ये आपके ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं। और ये वो थ्योरम है यहाँ पर सिमिलैरिटी से रिलेटेड थ्योरम नंबर 2 है ये। If n cross n matrices A and B are similar, then they have the same characteristic polynomial. अगर दो मैट्रिक्स में वो सिमिलर हैं तो उनकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल जो होगा वो भी सिमिलर होगा और इस तरह से उनकी आइगन वैल्यूज भी सेम होंगी। ओके, आगे मूव करते हैं। ये हमारे पास नोट के अंदर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट था जिसे मैंने हाईलाइट किया है। इट मस्ट बी क्लियर दैट सिमिलैरिटी एंड रो इक्विवेलेंस आर टू डिफरेंट कंसेप्ट्स। ओके, एप्लीकेशन टू डायनामिकल सिस्टम्स। डायनामिकल सिस्टम क्या होता है इसकी डेफिनेशन यहाँ पे लिखी है बच्चों, इसको आपने देख लेना है। यहाँ पर इसकी एग्जांपल भी सॉल्व है, इसको भी अगर आप देखना चाहते हैं तो इसको भी आप देख सकते हैं। सिंपल एक मैट्रिक्स गिवन है, इसकी आपने आइगन वैल्यूज फाइंड करनी है, ठीक है। आसान सा है, इसको आप देख लीजिएगा। आइगन वेक्टर्स भी इसके उसने बाद में फाइंड किए हैं। ओके, आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 8 है, इसको भी आप देख लीजिएगा। आसान सा जो है ना हमारे पास छोटा सा एक 2x2 आर्डर का मैट्रिक्स है। इसका आप आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स आई थिंक सो जस्ट यहाँ पे हमने आइगन वैल्यूज फाइंड करनी है और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड करने के बाद ये आइगन वैल्यूज फाइंड होंगे। तो पहले आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड करेंगे और उसके बाद फिर आप वहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकाल लेंगे। ओके, आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट लेक्चर नंबर 30 है। लेक्चर नंबर 30 में हमने डायगोनलाइजेशन का कंसेप्ट पढ़ा था कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को अगर पॉसिबल हो तो किस तरह से डायगोनलाइज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर डायगोनलाइजेशन की जो डेफिनेशन है वो लिखी हुई है, ठीक है। यहाँ पर मैंने डिफरेंट कलर हाईलाइटिंग इस वजह से यूज़ किए हैं कि ये 2 MCQs बन सकते हैं। ओके, आप इसको ज़रा देख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल नंबर 1 है कि अगर D आपके पास गिवन हो तो D स्क्वायर कैसे फाइंड करेंगे? D को D के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, D स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जब D स्क्वायर फाइंड करेंगे तो सिर्फ जो मेन डायगोनल के ऊपर एलिमेंट्स हैं उन्हीं का स्क्वायर हुआ है। सिमिलरली D क्यूब फाइंड करेंगे तो मेन डायगोनल के ऊपर जो एलिमेंट्स हैं उन्हीं का क्यूब हुआ है, एंड सो ऑन। इसी को हम जनरलाइज करते हैं तो D की पावर k जो है ना फॉर k ग्रेटर देन 1 क्या हो जाएगा, मतलब डायगोनल के ऊपर जो एलिमेंट्स हैं उन्हीं की पावर k करना है आपने, बाकी 0 ही रहेंगे, ठीक है। तो ये तो हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स था जिसका हमने स्क्वायर, क्यूब एंड सो ऑन सारी पावर हमने इजीली फाइंड कर ली है। अगर डायगोनल के अलावा कोई मैट्रिक्स हो तो फिर उसकी पावर हम कैसे फाइंड करेंगे? अगर हम मल्टीप्लाई करने में बैठ जाएं तो फिर तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट कि हम डायगोनलाइजेशन के कंसेप्ट को यूज़ करके हम जो है उसकी पावर फाइंड करते हैं। ओके, यहाँ पर इस हवाले से एग्जाम्पल नंबर 2 गिवन है। Let A is equal to this matrix. Find a formula for A to raise power k given that A is equal to PDP inverse। मतलब A हमारे पास कोई डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स है, ठीक है। तो हमारे पास A की पावर k आपने उसके लिए फार्मूला जनरेट करना है। P हमारे पास गिवन है, D भी गिवन है, ठीक है। इसको भी आप देख लीजिएगा, मैंने अपने लेक्चर्स में समझाया हुआ है। ज़रा उसको भी आप अगर यहाँ से समझना है तो आप लेक्चर को भी ओपन करके देख सकते हैं। ओके, ये एक्टिविटी है हमारे पास। C हमारे पास एक मैट्रिक्स है जो कि डायगोनलाइजेबल है, P भी गिवन है, D भी गिवन है। तो हमारे पास यहाँ से C की पावर 4 आपने फाइंड करनी है। उसके बाद यहाँ पे रिमार्क्स में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आप ज़रा देख लीजिएगा। एक स्क्वायर मैट्रिक्स A is said to be diagonalizable if A is similar to a diagonal matrix, that is if A is equal to PDP inverse। मतलब A को अगर हम प्रोडक्ट ऑफ PDP इनवर्स मैट्रिसेस में लिख सकें तो A जो है ना वो डायगोनलाइजेबल है। ओके, इसके बाद हमारे पास यहाँ पे थ्योरम नंबर 1 है, डायगोनलाइजेशन थ्योरम है ये। And n cross n matrix A is diagonalizable if and only if A has n linearly independent eigenvectors। ये जो छोटे छोटे थ्योरम की स्टेटमेंट होती हैं स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, ये आपके ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल नंबर 3 है जिसमें हमने इस मैट्रिक्स A को चेक किया है कि अगर ये डायगोनलाइजेबल है तो फिर इसको हम कैसे डायगोनलाइज करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास 4 स्टेप्स हैं। पहले स्टेप में हम आइगन वैल्यूज फाइंड करते हैं, दूसरे स्टेप में हम उन आइगन वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स फाइंड करते हैं, तीसरे स्टेप में जाके हम स्टूडेंट क्या करते हैं कि उन इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स को इकट्ठा करके एक P मैट्रिक्स बनाते हैं, फिर P इनवर्स फाइंड करते हैं और वहाँ से फिर हम D मैट्रिक्स बना सकते हैं। स्टेप 4 के अंदर जो आइगन वैल्यूज हमने फाइंड की होंगी वो बेसिकली D मैट्रिक्स के डायगोनल पे आएंगी। 1 -2 -2 ये तीनों आइगन वैल्यूज हैं
और बाकी ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स वैसे भी 0 होते हैं इन डायगोनल मैट्रिक्स। ओके, आगे मूव करते हैं। एग्जांपल नंबर 4 में भी आपको कुछ ऐसे ही करना है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे थ्योरम नंबर 2 है, एन n क्रॉस n मैट्रिक्स विद n डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज इज डायगोनलाइजेबल। अगर आपके पास एक n क्रॉस n मैट्रिक्स है और उसके अंदर n डिफरेंट आइगन वैल्यूज हैं तो वो जो मैट्रिक्स है वो हम कह सकते हैं कि डायगोनलाइजेबल है। ओके, एग्जांपल नंबर 5 इसी से रिलेटेड आप इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट ये थ्योरम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको मैंने तभी छोड़ दिया है। आगे मूव करते हैं। हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल नंबर 7 है, उसमें एक मैट्रिक्स A गिवन है, A की पावर 8 फाइंड की गई है। सबसे पहले तो आपने क्या करना है, इस मैट्रिक्स A को जो है ना वो PDP इनवर्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है और वहाँ से आपने फिर इसकी जो पावर इजीली फाइंड कर सकते हैं। ओके, आगे मूव करते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट हमारे पास लेक्चर नंबर 31 है। लेक्चर नंबर 31 में बेसिकली हमने आइगन वेक्टर्स और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस के हवाले से बात की है कि आइगन वेक्टर्स को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के साथ किस तरह से कनेक्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पर इस लेक्चर के अंदर जो है ना वो कुछ मेन पॉइंट्स जो है ना वो इतने ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो है उनको मैंने हाईलाइट कर दिया। आप इनको ज़रा देख लीजिएगा। द मैट्रिक्स ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ये क्या होता है, यहाँ पर ये इसकी डेफिनेशन ये मैंने आपको लेक्चर्स में समझाया हुआ है, ज़रा आप इसको देख लीजिएगा। ओके, यह मैट्रिक्स इसके इक्वल होता है, ये हमने सारा कुछ किया हुआ है बच्चे, आप इसको ज़रा देख लीजिएगा। एग्जाम्पल नंबर 1 भी मैंने समझाई हुई है, इसको भी आप ज़रा देख लीजिएगा। उसके बाद हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम V इंटू वी, मतलब एक स्पेस से उसी स्पेस के अंदर अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो तो फिर फार्मूला क्या होगा, हमारे पास फिर फार्मूला कुछ इस तरह का होगा। एग्जांपल नंबर 2 में हमने इसी चीज़ को देखा है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास अभी हम जाते हैं, ये भी हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, इसको भी आप ज़रा देख लीजिएगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे ये। अभी मैं लेक्चर नंबर 32 पे जाता हूँ। लेक्चर नंबर 32 में स्टूडेंट हमने बेसिकली आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर्स को जो है ना इसको हम थोड़ा सा मज़ीद डिटेल में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर्स होंगी बेसिकली वो कम्प्लेक्स आइगन वैल्यूज़ और कम्प्लेक्स आइगन वेक्टर्स होंगी, ठीक है। स्केलर मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यूज़ हैं वो रियल भी हो सकती हैं और कम्प्लेक्स भी हो सकती हैं। रियल आइगन वैल्यूज़ के करस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर्स होंगे वो रियल होंगे और कम्प्लेक्स आइगन वैल्यूज़ के करस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर्स होंगे वो कम्प्लेक्स होंगे। ओके, यहाँ पर भी तरीका वही है, ठीक है, फाइंड करने का। लेकिन इस डेफिनेशन को देख लीजिएगा कि हमारे पास जो नॉन जीरो वेक्टर है ये CN स्पेस से बिलोंग करता है, बाकी डेफिनेशन बिल्कुल सेम ही है। ओके, वहाँ पर RN से बिलोंग करता था, यहाँ पे जो नॉन जीरो वेक्टर है ये CN से बिलोंग करता है। एग्जांपल नंबर 1 में भी हमने ऐसे ही जो है ना वो इसकी आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर्स फाइंड किए हैं, ये मैंने एग्जांपल डिटेल के साथ समझाई हुई है, ज़रा आप मेरे लेक्चर को भी देख लीजिएगा। एग्जांपल नंबर 2 में भी स्टूडेंट हमने यहाँ पर ये जो मैट्रिक्स A गिवन है इसकी आइगन वैल्यूज़ फाइंड करनी है और उसके बाद फिर हमने इसकी आइगन स्पेस की जो बेसिस है वो फाइंड करनी है, इसको आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट यहाँ पे रियल और इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ वेक्टर्स क्या होते हैं। जिस तरह से कम्प्लेक्स नंबर्स के रियल और इमेजिनरी पार्ट होते हैं, इस तरह से हमारे पास जो वेक्टर्स होते हैं कम्प्लेक्स वेक्टर्स उनके भी रियल और इमेजिनरी पार्ट्स होते हैं। उनको हम इलादा कैसे करते हैं ये आप देख लीजिएगा, मैंने बताया हुआ है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉन्जुगेट्स फॉर कम्प्लेक्स नंबर, मतलब कम्प्लेक्स नंबर के जो कॉन्जुगेट होता है उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, इसको भी आप देख लीजिएगा, ये एक पास्ट पेपर में आया हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर्स ऑफ रियल मैट्रिक्स दैट एक्ट्स ऑन CN, मतलब रियल मैट्रिक्स है लेकिन उसकी जो आइगन वैल्यूज़ हैं वो कम्प्लेक्स आती हैं, तो उस केस में भी यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ लिखी हैं स्टूडेंट, ज़रा इनको आप देख लीजिएगा। और हमेशा याद रखें कि जो कम्प्लेक्स आइगन वैल्यूज़ होती हैं वो जो है ना वो कॉन्जुगेट पेयर में आती हैं, ठीक है। मतलब अगर लैम्डा जो है ना वो एक ही आइगन वैल्यू है तो लैम्डा का जो बार होगा मतलब लैम्डा कॉन्जुगेट वो भी एक ही आइगन वैल्यू लाजमी होगा, इस तरह से आइगन वेक्टर्स। एग्जाम्पल नंबर 5 में भी कुछ ऐसे ही किया गया है, देखें आप, उसने बता दिया कि हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2 के अंदर जो मैट्रिक्स है उसकी आइगन वैल्यूज़ ये आती हैं 0.8 माइनस 0.6 अयोटा और 0.8 प्लस 0.6 अयोटा, ये एक दूसरे के कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है। सिमिलरली इनके जो करस्पॉन्डिंग इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स हैं वो भी एक दूसरे के कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हैं। ओके, एग्जांपल नंबर 6 को आप छोड़ दें स्टूडेंट। नेक्स्ट हमारे पास मूव करते हैं एग्जांपल नंबर 7 पर। एग्जांपल नंबर 7 में भी बेसिकली हमारे पास इसकी भी ज़रूरत नहीं है, वैसे इसको छोड़ दें आप। आगे मूव करते हैं थ्योरम पे। इस थ्योरम की स्टेटमेंट को जस्ट आपने मुझे याद रखना है, ठीक है। इसको मैंने अपने लेक्चर में एक्सप्लेन किया हुआ है, ज़रा उसको आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो 2 लेक्चर्स हैं, लेक्चर नंबर 33 और 34, इनफैक्ट लेक्चर नंबर 35 भी, इनमें हमने आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर्स की एप्लीकेशन की बात की। सबसे पहले लेक्चर नंबर 33 में हमने डिस्क्रीट डायनामिकल सिस्टम्स को कंसीडर किया है और फिर हमने यहाँ पर आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर्स का जो रोल है डिस्क्रीट डायनामिकल सिस्टम्स के अंदर उसको हमने डिस्कस किया है।
यहाँ पर बेसिकली ये जो डिफरेंस इक्वेशन होती है इसको हमने यूज़ किया है, क्योंकि जो डिफरेंस इक्वेशन होती है उसके ज़रिए हम डायनामिकल सिस्टम को डिस्क्राइब करते हैं। ओके, यहाँ पर हमने ये फार्मूला सबसे पहले डिवेल्प किया था, उसके बाद इसी फार्मूला को यूज़ करके स्टूडेंट हमने ये 5-6 एग्जांपल्स की थी। आप ज़रा इन एग्जांपल को जो है ना उनको देख लीजिएगा, हो सकता है यहाँ से कोई जो है ना वो क्वेश्चन बन जाए। यहाँ पर स्टूडेंट हमारे पास जो MCQs बन सकते हैं और मैंने अक्सर पास्ट पेपर्स में देखे भी हैं, वो क्या है, ओरिजिन जो है वो कब अट्रैक्टर बिहेव करेगा, ठीक है, ओरिजिन कब रिपेलर बिहेव करेगा, और ओरिजिन जो है ना वो एज ए सैडल पॉइंट कब बिहेव करेगा। ये 3 MCQ बड़े इंपॉर्टेंट है, ये लाजमी कीजिएगा आप। ये आइगन वैल्यूज़ जो है ना उन पे डिपेंड करता है कि ओरिजिन कब और जो है ना वो क्या बिहेव करेगा। ये आइगन वैल्यूज़ पर डिपेंड करता है कि जो ओरिजिन है वो कब सैडल पॉइंट एज ए सैडल पॉइंट बिहेव करेगा, एज ए अट्रैक्टर बिहेव करेगा, और कब एज ए रिपेलर बिहेव करेगा। इन तीनों पॉइंट्स को ज़रा आपने गौर से देखना है स्टूडेंट। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ये सारे वही पॉइंट्स जो मैंने हाईलाइट किए हुए हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन दिस एग्जांपल ओरिजिन इज कॉल्ड द सैडल पॉइंट बिकॉज वन आइगन वैल्यू इज ग्रेटर देन 1 इन मैग्नीट्यूड एंड 1 इज लेस देन 1 इन मैग्नीट्यूड। ओके, अगर एक आइगन वैल्यू 1 से बड़ी हो और एक छोटी हो 1 से, तो उस केस में जो ओरिजिन होगा वो एज ए सैडल पॉइंट बिहेव करेगा। ओके, उसके बाद चेंज ऑफ वेरिएबल को यूज़ करते हुए हमने किस तरह से फिर यहाँ पर जो है ना वो आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स की एप्लीकेशन देखनी है, इस हवाले से भी आप देख लीजिएगा। ये वैसे बिल्कुल ऊपर वाला है, जैसे ऊपर हमने किया था वैसे ही है। ऊपर हमारे पास जो एग्जांपल थी उसमें डायगोनल मैट्रिसेस थे, अगर डायगोनल मैट्रिसेस ना हो तो फिर हम उनको विद द हेल्प ऑफ डायगोनलाइजेशन कंसेप्ट जो है ना उनके करस्पॉन्डिंग जो डायगोनल मैट्रिक्स होगा वो फाइंड करेंगे। उसके बाद फिर हम ये जो हमारे पास इक्वेशन है डिफरेंस इक्वेशन वाली, इसको हम यूज़ करेंगे। ओके, नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल नंबर 5 भी कुछ ऐसे ही है स्टूडेंट। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास ओरिजिन है ये सैडल पॉइंट के तौर पे बिहेव कर रहा है। क्यों बिहेव कर रहा है? बिकॉज ऑफ द आइगन वैल्यूज़। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो कम्प्लेक्स आइगन वैल्यूज़ हैं। इस हवाले से यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ज़रा आप इनको देख लीजिएगा, कुछ मैंने ऊपर भी आपको बता दिए हैं। ओके स्टूडेंट, आगे मूव करते हैं। लेक्चर नंबर 34 में हमने आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर्स की जो एप्लीकेशन है टू डिफरेंशियल इक्वेशन उनकी हमने बात की है। यहाँ पर पहले पैराग्राफ के अंदर यहाँ पर 3 MCQs बन सकते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन भी आपसे पूछी जा सकती है, और डिफरेंशियल इक्वेशन कौन कौन सी फील्ड में जो है ना वो इंपॉर्टेंट है, कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, इस हवाले से भी क्वेश्चन आ सकता है। और उसके बाद जो है ना वो यहाँ पर पूछा जा सकता है कि मैथमेटिकल एंड न्यूमेरिकल मशीनरी हैज़ बीन डेवलप्ड फॉर द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इस हवाले से भी क्वेश्चन बन सकता है। ओके, उसके बाद सिस्टम ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की ये जनरल रिप्रेजेंटेशन है स्टूडेंट। यहाँ पर हमने जो है ना दोबारा से यहाँ पर ये जो x प्राइम इज इक्वल टू x हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन बना है, सिस्टम ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको कैसे सॉल्व करना है, इसको हम सुपरपोजिशन जो है ना आप सोल्यूशन से सॉल्व करते हैं। सुपरपोजिशन ऑफ सोल्यूशन क्या होता है ये स्टेटमेंट आपको पता होनी चाहिए। और हमारे पास ये चीज़ भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, लीनियर कम्बिनेशन ऑफ एनी सेट ऑफ सोल्यूशन इज आल्सो अ सोल्यूशन। ये अक्सर जो है ना पास्ट पेपर में आई हुई थी, और इसी प्रॉपर्टी को हम सुपरपोजिशन ऑफ सोल्यूशन कहते हैं। उसके बाद फंडामेंटल सेट ऑफ सोल्यूशन क्या होता है, इस सवाल से मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया है, इसको आप देख लीजिएगा। उसके बाद इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम और बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम की जो डेफिनेशन है ये आपसे पूछी जा सकती है। और उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 1 है, यहाँ पर स्टूडेंट हमारे पास एक मैट्रिक्स ए गिवन है। ओके, और इस मैट्रिक्स से बनने वाला ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन x प्राइम इज इक्वल टू ax, इसका सोल्यूशन आपने फाइंड करना है। ये मैंने आपको बताया हुआ कि कैसे फाइंड करना है स्टूडेंट, इसको आप ज़रा देख लीजिएगा। यहाँ से जो है ना वो ऑब्जेक्टिव बन सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है। और इस एग्जांपल नंबर 1 से हमने जो चीज़ डिडक्ट की है वो ये की है कि हमारे पास फ्रॉम द अबव एग्जांपल वी ऑब्जर्व दैट अ सॉल्यूशन ऑफ द जनरल इक्वेशन x प्राइम इज इक्वल टू x माइट बी अ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ फंक्शन ऑफ द फॉर्म। मतलब इस तरह के जो फंक्शंस हैं उनका जो लीनियर कम्बिनेशन होगा वो बेसिकली इस सिस्टम का सोल्यूशन हो सकता है। इसी ऑब्जर्वेशन से हमने यहाँ पर जो है ना इस चीज़ को भी यहाँ पर लिख दिया, सिंस e टू रेज़ पावर लैम्डा टी। सारी चीज़ें मैंने स्टूडेंट समझाई हुई हैं, आप ज़रा मेरे लेक्चर को भी देख लीजिए, वहाँ पर मैंने डिटेल के साथ इन चीज़ों को डिस्कस किया हुआ है। उसके बाद आइगन फंक्शंस की जो डेफिनेशन है बच्चे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2 है। एग्जाम्पल नंबर 2 इसको भी आप देख लीजिएगा, आपसे जो है ना वो क्वेश्चन एज सब्जेक्टिव जो पोर्शन है आपका पेपर का वहाँ पर ये पूछा जा सकता है। क्योंकि ये लेंथी है तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव तो बनना पॉसिबल नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 3 भी मैंने कराई हुई है स्टूडेंट। ओके, आगे मूव करते हैं। डीकपलिंग एंड डायनामिकल सिस्टम, यहाँ पर भी अगर आपके पास जो मैट्रिक्स है अगर वो डायगोनल मैट्रिक्स ना हो तो उस केस में फिर हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इस सिस्टम ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को वो यहाँ पर बताया हुआ है कि आप सबसे पहले उसको डायगोनलाइज करें, उसके बाद फिर आप उसको
सिस्टम ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर यूज़ करें। उसके बाद कम्प्लेक्स आइगन वैल्यूज़ के हवाले से ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। मैंने समझाया हुआ है डिटेल के साथ, अगर आप इसको देख लीजिएगा। ओके, आगे मूव करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 भी कुछ ऐसे ही है स्टूडेंट। नेक्स्ट हमारे पास जो लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 35। ये सेगमेंट का आखिरी लेक्चर था जो कि हमने आज के दिन ही मैंने इसको अपलोड किया था। ओके, लेक्चर नंबर 35 में बेसिकली हमने स्टूडेंट ये देखा है कि जो आइगन वैल्यूज़ हैं, अगर किसी स्केलर मैट्रिक्स की वो फाइंड करना पॉसिबल ना हो तो उस केस में फिर हम विद द हेल्प ऑफ आइट्रेशन भी उन आइगन वैल्यूज़ को एस्टिमेट कर सकते हैं। और यहाँ पर हमने एक पावर मेथड पढ़ा है जो कि सिर्फ फहरिस्त है, जिसके ज़रिए हम आइगन वैल्यूज़ को एस्टिमेट करते हैं। उसके बाद एक इनवर्स पावर मेथड भी है। सबसे पहले तो इस लेक्चर के अंदर हमने स्टूडेंट देखा था कि आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर्स क्या होते हैं, वही डेफिनेशन जो हमने पहले पढ़ी थी। उसके बाद यहाँ पर हमने एक एग्जांपल किया जिसमें हमने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को यूज़ करके इस मैट्रिक्स से एक आइगन वैल्यूज़ को फाइंड किया है। यहाँ पर पावर मेथड को हमने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है, इसके लिए हमने एक फार्मूला डेवलप किया है। उसके बाद फिर हमने यहाँ पर प्रोसीजर लिखा है कि वो कौन सी 4 स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करके हम जो है ना वो आइगन वैल्यूज़ को एस्टिमेट करेंगे। और इन स्टेप्स को यहाँ पर मैंने विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल आपको समझाया था कि इस एग्जाम्पल में हमने मैट्रिक्स ए गिवन है, यहाँ पर आइगन वेक्टर भी गिवन है और ये एक्स इनिशियल गेस गिवन है, ठीक है, जिसके जो लार्जेस्ट एंट्री है ना वो 1 होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने किस तरह से एस्टिमेट किया था, ज़रा आप ये वीडियो लेक्चर को ओपन करके देख लें, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक गिवन होगा, आप ज़रा उसको ओपन करके देखें, वहाँ पर आपको सही तरह से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। क्योंकि हमने ये जो लेक्चर है इसमें हमने ये जो है ना इतना ज़्यादा लेंथी इस लेक्चर को नहीं हमने करना ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाएं। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर हम जो लेक्चर रिकॉर्ड करने जा रहे हैं इसमें मैंने सिर्फ इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो बताना चाहिए ताकि आप लोगों को रिवीजन में इशू ना हो। ओके, नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट यहाँ पे स्टेप्स फॉर फाइंडिंग द आइगन वैल्यूज़ एंड द आइगन वेक्टर्स, ये जो है ना इसको भी आप देख लीजिएगा। इसकी एग्जाम्पल नंबर 3 और 4 मैंने आपको डिटेल के साथ समझाई है, बहुत आसान सी एग्जाम्पल्स हैं। कुछ स्टूडेंट ने तो जो है ना जहाँ से समझ उनको नहीं आ रही थी उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज किया और मैंने उनको रिप्लाई भी किया है। आप बेशक हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है MTH501 का, उसको आप ज्वाइन भी कर सकते हैं, वहाँ पर आप क्वेश्चनिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। उसका जो लिंक होगा वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास ये जो इनवर्स पावर मेथड है इसके भी यहाँ पे कुछ स्टेप्स 4 लिखे हुए हैं, इनको फॉलो करके भी हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल सॉल्व की थी। तो इस तरह से स्टूडेंट हमने ये सेगमेंट जो है ना ये कवर किया है। इस सेगमेंट के अंदर जो है ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें भी हैं, ठीक है, और उनको मैंने हाईलाइट भी कर दिया है आप लोगों के लिए ताकि आप लोगों को जब रिवीजन करें, फाइनल पेपर की तैयारी करें तो उसमें आपको इशू ना हो। और साथ साथ अभी आपको जो कमिंग क्विज़ है उसमें भी आपको ये लेक्चर्स काफ़ी हेल्पफुल करेंगे। काइंडली अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक भी करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।